हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में टेम्परेट ग्रासलैंड के एक एग्जांपल, जो कि क्या है हमारा प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है उसे प्रेरीज कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं क्लास 7 ज्योग्राफी लाइफ इन टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड द प्रेरीज टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन दिस टॉपिक। प्रेरीज एक ऐसा रीजन है जो कि समतल मैदानी भाग है, जो कि थोड़ा सा ढलान वाला क्षेत्र भी है, कहीं कहीं पहाड़ियों जैसी ज़मीन भी पाई जाती है। ये दुनिया के जो मध्य भाग में पाई जाती है। ये रीजन जो आपके नॉर्थ अमेरिका के मध्य भाग में मिलता है। जनरली ये जो है ऐसा रीजन है जो कि ट्रीलेस है, यानी कि जहाँ पर पेड़ जो है वो नाम मात्र के लिए ही मिलते हैं, या पेड़ों के नाम पर थोड़ी बहुत ही जो है यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं। लेकिन मेनली ये जो है प्रेरीज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड का पार्ट है, या कह लीजिए टेम्परेट ग्रासलैंड का एक एग्जांपल है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर ग्रासेस ही मिलती है और इसीलिए प्रेरीज को सी ऑफ ग्रास के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो घास पाई जाती है वो काफ़ी टॉल होती है, तकरीबन 2 मीटर लंबी, या जिसकी हाइट 2 मीटर तक की होती है। इतनी जो टॉल ग्रासेस है वो यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण प्रेरीज को सी ऑफ ग्रास के नाम से जाना जाता है। आइए तो अब हम इसकी लैंड, क्लाइमेट और यहाँ की फ्लोरा फोना और यहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं और वो किस तरह का ऑक्यूपेशन पे सरवाइव करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की जो भूमि है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रेरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा, इन 2 मुख्य भागों में जो है इसके एरिया को कवर किए हुए। यूएसए और कनाडा का काफ़ी सारा भाग जो है वो प्रेरीज यानी टेम्परेट ग्रासलैंड का ही भाग है। यूएसए में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र वहाँ की जो नदी है मिसिसिपी, उसकी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा उसके आसपास का जो रीजन है वही टेम्परेट ग्रासलैंड का पार्ट है। और इसी तरह से कैनेडियन प्रेरीज जो है वो कहाँ पर है? सस्केचुआन रिवर के आसपास या उसकी सहायक नदियों जो ट्रिब्यूटरी है उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उस जहाँ पर भी वो बहती है उसके आसपास का जो रीजन है वो सभी रीजन जो है प्रेरीज में कवर्ड होता है। आज के समय में जो थोड़ी बहुत ही ओरिजिनल प्रेरीज जो है वो सरवाइव करती है, या कह लीजिए कि ओरिजिनल प्रेरीज का जो भाग है वो आज के समय में काफ़ी कम रह गया है, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण इसको जो है और अदर यूजेस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेरीज जो है वो ज़्यादातर सेंट्रल टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसास, लोवा, इलिनोइस, नेब्रास्का, साउथ डकोटा और नॉर्थ डकोटा जो कि यूएस में हैं वहाँ पर मेनली मिलता है ये प्रेरीज का जो भाग है। लेकिन जबकि कनाडा में ये अल्बर्टा, सास्क्वेचान और मानितोबा ऐसे प्रोविंसेस वाले रीजन में वहाँ पर प्रेरीज का रीजन यानी टेम्परेट ग्रासलैंड वहाँ पर पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट हमने टॉपिक क्या बात की थी कि हम इसके वहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो जलवायु वहाँ पर किस तरह की है? मेनली कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल इट मीन्स जैसा कि हम सर्वाइव करते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर हम बात करें समर्स की तो समर्स भी यहाँ पर काफ़ी गर्म रहती हैं, यानी कि समर्स में गर्मियों में हमें तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है कि हमें काफ़ी गर्मी महसूस होती है। और इसी तरह से विंटर में टेम्परेचर जो है वो इतना लो हो जाता है -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक नीचा हो जाता है। कनाडा तो पूरी तरह से विंटर्स के दौरान में बर्फ से ढका ही रहता है और बारिश के नाम पर यहाँ पे थोड़ी बहुत ही एवरेज रेनफॉल होती है, तकरीबन 300 mm से लेके 1000 mm तक की रेंज की जो एवरेज रेनफॉल है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस होती है। तो कॉन्टिनेंट जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के मामले में यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम टाइप ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी कि सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं और समर्स काफ़ी वार्म या हॉट एक्सपीरियंस की जाती हैं। नेक्स्ट वन कि यहाँ पे किस प्रकार की फ्लोरा यानी वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
तो मेनली यहाँ जो भी वनस्पति होती है वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड करती है, वहाँ की रेनफॉल पर डिपेंड करती है। अब रेनफॉल पर डिपेंड होने के कारण प्रेरीज जो है वो 3 जोन में बटा हुआ है। एक तो है पूरी तरह से ऑल ग्रास प्रेरीज, जहाँ पे पूरी तरह से जो है घास भूमि ही पाई जाती है। एक है मिक्स्ड प्रेरीज और दूसरा जो है वो शॉर्ट ग्रास प्रेरीज, यानी जहाँ पर छोटी घास पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट यानी जो इसका पूर्वी भाग है वो वहाँ पर क्या है, टॉल ग्रास, यानी जहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची जो घास है वो पाई जाती हैं। जबकि मिक्स प्रेरीज में इसके सेंट्रल पार्ट में जो ग्रास है वो तकरीबन 1 मीटर ऊंची जो है उनकी हाइट होती है। जबकि जो प्रेरीज का सूखा वाला भाग है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ये मोस्टली वो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न मोस्ट एरिया है, जहाँ पे छोटी छोटी घासें मिलती है तकरीबन 12 से 18 इंचेस की जो है ऊंचाई पर, जहाँ पर पॉर्क्यूपाइन या ग्रामा ग्रास या वीट ग्रास या बफेलो ग्रास इस तरह की ग्रासेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती है ये टॉल ग्रास के अंतर्गत। जबकि जो हमारा अब यहाँ पर हम अगर फोना की बात करें तो फोना यानी कि वहाँ पे जीव जंतु किस तरह के पाए जाते हैं, तो उसमें मेनली आपकी बाइसन जो कि अमेरिकन बफेलो के नाम से जानी जाती है, वो मेन वहाँ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एनिमल है, जिसे बाइसन और अमेरिकन बफेलो भी कहा जाता है। और वाइल्ड एनिमल के नाम पर यहाँ पे म्यूल, डियर, कोयोट, प्रेरी डॉग, जैक रेबिट और बेजर, बाइसन, गोफर ये सब यहाँ पर मिलते हैं। और बर्ड्स में यहाँ पे हॉर्नलाक, मेडोलाक, हॉक, वाटरफॉल्स ये सभी जो हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आज के समय में जो मोस्ट ऑफ द प्रेरीज है वो, जैसा कि अब हमने बताया कि प्रेरीज का जो ओरिजिनल है और यानी कि ओरिजिनल प्रेरीज जो है वो अब बहुत ही कम मात्रा में रह गई है। ज़्यादातर प्रेरीज जो हैं वो यहाँ पर यूरोपियन के आने के कारण ख़त्म होती जा रही है। ज़्यादातर ज़मीन को किस में, एग्रीकल्चर में या फिर अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी जो भूमि को फार्म हाउस में बदल दिया गया और वहाँ के फार्म हाउस को हम रेंचेस के नाम से जानते हैं। और उन रेंचेस यानी उन बड़े बड़े फार्म हाउस की जो देखभाल है, जहाँ पर कैटल फार्म हाउस किस तरह के जो जानवरों के लिए बनाए गए हैं उनकी देखभाल करने के लिए हार्ड वर्किंग पीपल्स को क्या कहा जाता है, काउबॉयज, तो वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यही वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा बन जाता है। तो यहाँ पर आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों के और उनके जो ऑक्यूपेशन के बारे में कि किस तरह से वो अपने जीवन को सरवाइव करते हैं। तो पीपल एंड देयर सेटलमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जानवरों को पालने में मेहनत लगती है, तो इसीलिए यहाँ पर इस रीजन में ज़्यादातर हार्ड वर्किंग पीपल आपको देखने को मिलेंगे जो कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी अधिक इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो प्लांट्स का इस्तेमाल एज फूड और एज वेल एज मेडिसिन के तौर पर करते हैं। यहाँ पे ब्लैकफुट नाम की जो ट्राइब है वो देखने को मिलती है जो कि कनाडा के प्रेरीज वाले भाग में रहती है। और अमेरिका और कनाडा जो है वो आज के समय में प्रेरीज को फार्म्स में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ पे एक रेंचेस फार्म्स को ही रेंचेस के नाम दिया गया। बड़े बड़े कैटल फार्म्स को रेंचेस कहा जाता है, जहाँ पर रेंचेस जो हैं आर प्रोड्यूसिंग, वहाँ पर क्या रखा जाता है, जो सरप्लस फूड आइटम है। क्यों? क्योंकि आज के समय में प्रेरीज को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस एग्रीकल्चर का इतना वास्ट एरिया पर जब एग्रीकल्चर की जाएगी तो वहाँ पे फूड जो है काफ़ी सरप्लस हो जाता है। तो उसको इस्तेमाल, रेंचेस का जो इस्तेमाल है वो उसी अतिरिक्त फूड को कंजर्व करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर किस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है, वीट, ओट्स, राई, बार्ले, कॉर्न, फ्लेक्स, इन सभी का जो है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया जाता है। प्रेरीज जो है अब यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में सरप्लस फूड होता है जिसके कारण इसे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का अनाज ग्रह या भंडार ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वीट प्रोडक्शन होता है। तकरीबन एक फार्म 400 हेक्टेयर के से भी बड़े बड़े फार्म हाउस में यहाँ पर खेती की जाती है।
अब इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे कैटल फार्म्स है, तो यहाँ पे जानवरों को पालना भी उनका एक और दूसरा काम है। अब जानवरों से का पालन पोषण करके जो है मेनली किस तरह के ऑक्यूपेशन को बढ़ावा मिलता है, डेयरी फार्मिंग, दैट इज मोस्ट कॉमन आंसर। या कह लीजिए कि ये हमारे दिमाग में सबसे पहली बात है कि जानवरों से मिलने वाला हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है, डेयरी प्रोडक्ट। तो इसलिए डेयरी फार्मिंग जो है वो हमारी एक और दूसरी मेजर इंडस्ट्री है। आप यहाँ पे जानवरों के तौर पे पाले जाने वाले जो जानवर है वो कैटल और गोट्स है, जो कि अपने दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों के लिए पाले जाते हैं। फार्मर्स जो हैं वो अपना ही एनिमल फीड को ग्रो करते हैं ताकि वो जानवरों की भी देखभाल कर सकें। अब जो हाँ इतना ज़्यादा जो हमारा डेयरी प्रोडक्शन हो रहा है, वीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसी के कारण ही जो ये दोनों जो कंट्रीज़ है कनाडा और यूएसए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट है ताकि ये जो है दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ सके। और मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट जो ज़्यादातर यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो ज़्यादातर रेल रूट और रोड रूट के ज़रिए से कनेक्टेड है। इसके अलावा कनाडा और जो आपका यूएसए है, ये दोनों आपके मिसिसिपी और सास्वेचान जो रिवर्स हैं इनके द्वारा कनेक्टेड भी है, जिसके ज़रिए से ये वाटर रूट से भी काफ़ी कनेक्टेड है और इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। चलिए हम अपनी अगली वीडियो में वेल्ड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जो है स्टे हैप्पी एंड